वेलकम टू विराट आईएएस एकेडमी। कॉन्स्टिट्यूशन के इस लेक्चर में आज हम फंडामेंटल राइट को ही आगे बढ़ाएंगे और आर्टिकल 12 से लेकर 28 तक हमने कवर किया है। 12 से लेकर 21 तक आपको याद होगा हमने क्लासरूम में कवर कर लिया था और 22 से लेकर 28 तक हम कर चुके हैं। आज हम आर्टिकल 29 और 29 और 30 को शुरू करेंगे। देखो 29 और 30 इन दोनों आर्टिकल्स को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये केवल माइनॉरिटीज़ के लिए आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल 30 तो माइनॉरिटीज़ के लिए है, लेकिन आर्टिकल 29 ऐसा नहीं है। आर्टिकल 29 में स्टेटमेंट आया है कि देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी को अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट और अपने कल्चर को बनाए रखने का, मेंटेन रखने का पूरा अधिकार होगा। आर्टिकल 29 के दो पार्ट्स हैं, एक आर्टिकल 29 क्लॉज 1 है और दूसरा आर्टिकल 29 क्लॉज 2 है। आर्टिकल 29 के बारे में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि आर्टिकल 29 केवल देश के नागरिकों के लिए है। उल्लेखनीय बात यह है कि भारत के संविधान में दिए गए इन मूल अधिकारों में से कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए होते हैं और कुछ मूल अधिकार नागरिक और अनागरिक यानी सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए होते हैं। तो आर्टिकल 29 केवल सिटीजन्स के लिए है। आर्टिकल 29 के क्लॉज 1 के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा यानी लैंग्वेज, अपनी लिपि यानी स्क्रिप्ट और अपनी संस्कृति यानी अपने कल्चर को बनाए रखने का, मेंटेन रखने का पूरा अधिकार होगा। ये बात स्पेशली इस बैकग्राउंड में आई है क्योंकि देश में बहुत सारे ट्राइबल्स लोग, आदिवासी जनजातीय लोग भी रहते हैं, तो वो अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज और अपनी स्क्रिप्ट को बचा सकें, इसलिए आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में ये सारे प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 29 क्लॉज 2 ये कहता है कि जो स्टेट के पैसे से चलने वाली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें अगर एडमिशन देना होगा, स्टेट के फंड से चलने वाले जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, उसमें अगर किसी को एडमिशन देना होगा तो एडमिशन देने के नाम पर किसी को जाति, धर्म, भाषा वगैरह के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो 29 क्लॉज 2 कहता है कि धर्म यानी रिलीजन, मूल वंश यानी रेस, जाति यानी कास्ट और भाषा यानी लैंग्वेज, इसके आधार पर किसी को एडमिशन देने से रोका नहीं जा सकता, एडमिशन से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 29(2) का क्लॉज है। तो आर्टिकल 29 क्लॉज 1 हमने पढ़ लिया और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 हमने पढ़ लिया। तो आर्टिकल 29 क्लॉज 1 सभी के लिए है, चाहे वो माइनॉरिटी हैं चाहे वो मेजॉरिटी हैं। तो ये पॉइंट हमने क्लियर किया कि 29 केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, बल्कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों के लिए है, कोई भी हो। क्वेश्चन अच्छा यहाँ ये भी उठ जाता है कि अल्पसंख्यक कहते किसे हैं। तो आर्टिकल 30 की शुरुआत करने से पहले हम ये जान लेंगे कि अल्पसंख्यक कौन है। देखो, जो माइनॉरिटीज हैं, दो तरह की माइनॉरिटी की बात आती है। एक धार्मिक अल्पसंख्यक यानी रिलीजन के बेस पर जो माइनॉरिटी हैं, और दूसरे भाषाई अल्पसंख्यक यानी लैंग्वेज के बेस पर जो माइनॉरिटी हैं, यानी एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और दूसरी रिलीजियस माइनॉरिटी, इनकी बात आई है। तो संविधान में तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात आई है और रिलीजियस माइनॉरिटी का सीधा सीधा कहीं डिस्कशन नहीं है। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में है, लेकिन उस तरह विस्तार से नहीं है। तो संविधान के भीतर जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनको कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। मेरा कहने का आशय यह है कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उन्हें पूरे संविधान में कहीं भी परिभाषित उनको नहीं किया गया। बस ऐसा मान लिया गया जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से या अदालत के द्वारा, न्यायालय के द्वारा समय समय पर दी गई व्याख्याओं से कि उन धार्मिक समुदायों को देश में अल्पसंख्यक माना जाएगा जिनकी जनसंख्या, जिनकी पॉपुलेशन कुल जनसंख्या के 50% से कम है। तो इस पैमाने पर अगर हम देखें तो जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं देश में, सबसे बड़ा जो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है वो है मुस्लिम्स, मुसलमानों के बाद क्रिश्चियंस, देन सिख, देन जैन्स, बुद्धिस्ट और पारसी। तो 6 समुदाय देश में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हैं। अब आइए हम आर्टिकल 30 क्लॉज 1 को समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 30 में पहला इंपॉर्टेंट बात यह है
कि जिस तरह आर्टिकल 29 केवल सिटीजन्स के लिए था, लेकिन आर्टिकल 30 सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है। आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 ये कहता है कि देश में जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, यानी दो टाइप की माइनॉरिटीज हैं, एक धर्म के आधार पर माइनॉरिटी, दूसरी भाषा के आधार पर माइनॉरिटी। तो इन दोनों टाइप की माइनॉरिटी को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाएं बनाने का और चलाने का पूरा अधिकार होगा। यानी अपनी मनपसंद, अपनी चॉइस के एजुकेशनल बॉडीज ये बना सकती हैं, ये अल्पसंख्यक, और चला भी सकते हैं। ये कहता है आर्टिकल 30 क्लॉज 1। अभी संदर्भ में एक प्रमुख केस है सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद वर्सेस गुजरात। इसमें न्यायालय ने ये बोला कि किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, किसी भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था को अपने मनपसंद मैनेजमेंट कमेटी के गठन का अधिकार है, शिक्षा का क्या मीडियम होगा इसे रखने का अधिकार है, और पॉलिसी कैसी रखेंगे वो अपने उस इंस्टीट्यूशन में उस पॉलिसी को मेंटेन रखने का और उस पॉलिसी को फ्रेम करने का, फॉर्मेशन का भी पूरा राइट है। ये सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद वर्सेस गुजरात स्टेट में बात आई। तो सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस गुजरात स्टेट वाला जो केस है किससे रिलेट कर गया? आर्टिकल 30 से, या और गहराई में जाए तो 30 क्लॉज 1 से। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 ये बोलता है कि अगर कोई एजुकेशनल बॉडी, कोई एजुकेशनल यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, अगर वो माइनॉरिटी कॉलेज है तो कोई भी सरकार यानी स्टेट उसे फंडिंग करने से मना नहीं कर सकता। यानी स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो स्टेट है, जो सरकार है, वो पैसा देता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग करता है, वित्त पोषण करता है, फाइनेंस करता है, तो वो फाइनेंस करने से इस आधार पर मना नहीं कर सकता कि फला स्कूल, फला कॉलेज माइनॉरिटी का कॉलेज है, फला कॉलेज माइनॉरिटी का नहीं है। ये डिफरेंशिएशन वो नहीं कर सकता। ये कहता है आर्टिकल 30 क्लॉज 2 ये कहता है। तो आर्टिकल 30 को हमने पढ़ लिया। अब देश में देखो बहुत सारे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर एक कॉलेज है सेंट स्टीफेंस कॉलेज, ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। इसी तरह आप देखें जो हमदर्द यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है। इसी तरह गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है। तीर्थंकर महावीर के नाम पर बहुत सारे कॉलेज और विश्वविद्यालय बने हुए हैं, ये सब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करने जा रहे हैं आर्टिकल 31 पर। देखो आर्टिकल 31 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि आर्टिकल 19 हमने पढ़ा था, और आर्टिकल 19 में हमने एक क्लॉज पढ़ा था कि संपत्ति का जो अधिकार था पहले वो फंडामेंटल राइट्स में आता था, लेकिन उसको फिर हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकारों को निकाल दिया गया फंडामेंटल राइट से। क्यों निकाला गया? तो आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार बेसिकली आता था, और इसको निकाला इसलिए गया, 44वें संविधान संशोधन सन 78 के द्वारा निरस्त किया गया। इसको निरस्त इसलिए किया गया क्योंकि आज़ादी के बाद जब पहला इलेक्शन हुआ तो पहले इलेक्शन के बाद सन 51 में ही पहला संविधान संशोधन हो गया, और उसी पहले संविधान संशोधन को करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि संसद ने जमींदारी को समाप्त करने के कानून बनाए थे। जमींदारी को समाप्त किया गया, और जो बड़े बड़े जमींदार होते थे उन पर पर्सन यानी एक व्यक्ति के नाम में कितनी ज़मीन हो सकती है इसकी सीमा तय कर दी गई, यानी ज़मीन की एक सीलिंग तय कर दी गई, यानी एक हदबंदी तय कर दी गई लैंड होल्डिंग की। तो उधर मूल अधिकारों के अंदर संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था कि संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट के अंदर होगा, और उधर संसद कानून बना रही है जमींदारी को समाप्त करने का। तो दोनों आप देखें कि कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हो गई। मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर या गार्जियन होता है सुप्रीम कोर्ट, यानी अगर किसी का मूल अधिकार छीना जाएगा या कम किया जाएगा तो आर्टिकल 13 इस खास तौर से बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अप्रोच कर सकता है सीधा सुप्रीम कोर्ट को। तो वही हुआ, उधर तो जमींदारी एबोलिशन एक्ट आए, और उधर अपनी जमीनों को बचाने के लिए जमींदार चले गए सुप्रीम कोर्ट में, और ये बोला उन्होंने वहां जाकर कि संपत्ति का अधिकार तो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में निर्णय दिया। तो उस कानून का कोई रेलेवेंस, कोई प्रासंगिकता बची नहीं थी, इसलिए पहला संविधान संशोधन लाया गया। और पहले संविधान संशोधन को ला करके आर्टिकल 31A 31B
और 31B के द्वारा शेड्यूल 9 जोड़ दिया गया संविधान के अंदर। हम पढ़ेंगे भी इनको कि ये क्या है। तो संपत्ति का अधिकार निरस्त किया गया 44वें संविधान संशोधन सन 78 से, और संपत्ति का अधिकार वहां से उठाकर डाल दिया गया आर्टिकल 300A में। आर्टिकल 300A जो संविधान के पार्ट 12 में है, 12वें भाग में है। जैसे मूल अधिकार जो हम पढ़ रहे हैं ये संविधान के पार्ट 3 में है, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है वो इस समय कहाँ है, 300A में। और संपत्ति का अधिकार इस समय कैसा अधिकार है, तो ये मूल अधिकार नहीं है बल्कि ये लीगल राइट है, यानी विधिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि आर्टिकल 31 से 31B और इसके द्वारा शेड्यूल 9 यानी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब देखिए अनुसूची क्या है, ये हमने पढ़ा था, क्लासरूम में भी पढ़ा था। जब संविधान बना तो 8 अनुसूचियां थी संविधान में, 8 शेड्यूल था। 9 शेड्यूल जोड़ा पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और ये प्रोविजन पार्लियामेंट ने बना दिया 9 शेड्यूल में कि जो सब्जेक्ट्स, जो विषय 9 शेड्यूल में डाले जाएंगे उन पर सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं होगा। यानी एक बहुत बड़ी बात की पार्लियामेंट के द्वारा। हालांकि ये उस समय प्रावधान था। अगर आज कोई मुझसे क्वेश्चन पूछे या कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए कि क्या 9 शेड्यूल में जो विषय डाले गए हैं क्या सुप्रीम कोर्ट उन पर सुनवाई नहीं कर सकता, तो मेरा आंसर या आपका आंसर ये होना चाहिए कि निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, 31B आया और उससे फिर 9 शेड्यूल आया, तब ये प्रोविजन नहीं था। लेकिन आज ये प्रोविजन है। तो आज प्रोविजन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि 9 शेड्यूल जो है, 9 शेड्यूल में जो विषय डाले जाएंगे हम उनकी भी रिव्यू कर सकते हैं, हम उनका भी पुनर्विलोकन कर सकते हैं। तो आज तो प्रोविजन ये है, लेकिन उस समय जब डाला गया तो यही था। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सन 51 द्वारा इनको जोड़ा गया। 31A को जोड़ने का उद्देश्य क्या था, संविधान में लाने का उद्देश्य क्या था, वही था जो भी हमने डिस्कस किया कि जमींदारी को समाप्त करने के लिए जो कानून लाए गए थे उनको अदालत में चुनौती दी जा रही थी, उन्हें चैलेंज किया जा रहा था, लोग सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहे थे, तो उस बात को बचाना 31A का पर्पस था। 31B का सीधा संबंध 9 शेड्यूल से है, जिसके बारे में हमने अभी विस्तार से चर्चा किया। और 9 शेड्यूल के अनुसार इसमें कहा गया है कि 9 शेड्यूल में जो शामिल सब्जेक्ट्स हैं उन्हें इस बेस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि उनसे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है या फंडामेंटल राइट को कम किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि 9 शेड्यूल में किसी चीज को डालकर, किसी विषय को डालकर सुप्रीम कोर्ट के दायरे से उसे बाहर कर दिया गया। यानी 9 शेड्यूल एक ऐसा प्रोटेक्शन, एक ऐसा आवरण हो गया कि अगर किसी विषय को उसमें डाल दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसे टच नहीं कर सकता। एक ऐसा आवरण बना दिया 9 शेड्यूल को। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 70s में बोला कि जी नहीं, हम 9 शेड्यूल को भी टच करेंगे, जो भी बातें आप डालेंगे 9 शेड्यूल में हम उनका भी रिव्यू करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट उसी अपनी स्थिति पर आज भी कायम है, आज भी उस पर टिका हुआ है। तो वो वाली अब इंटरप्रिटेशन तो 9 शेड्यूल की रह नहीं गई है। जिस समय 9 शेड्यूल लाया गया था 1951 में, उस समय 64 सब्जेक्ट इसमें हुआ करते थे, यानी 64 ऐसे मुद्दे, ऐसे मामले, ऐसे विषय इसमें डाल दिए गए थे जिन पर सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट से छीन लिया गया था। प्रेजेंटली अगर 9 शेड्यूल में देखें तो 9 शेड्यूल में 284 के लगभग अधिनियम है, बातें हैं, विषय हैं, एक्ट्स हैं। तो 31 और 31B इस तरह हमने समझा। 31C जो है इसे बाद में लाया गया। 31C को लाया गया 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के द्वारा, 25वें संविधान संशोधन सन 71 के द्वारा। और इसमें जो नीति निर्देशक तत्व हैं DPSP, जिन्हें हम इस चैप्टर को खत्म करने के बाद पढ़ेंगे, ये चैप्टर हमारा पार्ट 3 फंडामेंटल राइट चल रहा है, इसके बाद पार्ट 4 में आएगा DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व, जो आयरलैंड से लिए गए हैं, जो डायरेक्शंस हैं। तो आर्टिकल 31C लाया गया 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 71 के द्वारा। नॉर्मली ऐसा माना जाता है, ऐसा नॉर्मली स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में अगर किसी एक को चुनना हो तो किसको किसके ऊपर प्रधानता दी जाएगी, किसको किसके ऊपर प्रायोरिटी दी जाएगी। तो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 71 के द्वारा जोड़े गए 31C ये बोलता है कि अगर DPSP में दिए गए आर्टिकल 39B और 39C को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है पार्लियामेंट, तो इसे
इस बेस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि इससे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है, यह वायोलेशन हो रहा है। मैं फिर रिपीट करता हूं, 39 बी और सी का संबंध नीति निदेशक तत्वों से है। 39 बी और सी को विस्तार से तो हम तभी पढ़ेंगे जब हमारा डीपीएसपी आएगा। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं, 39 बी और सी ये बोलते हैं कि संपत्ति जो है, प्रॉपर्टी जो है, किसी एक आदमी के हाथों में सेंट्रलाइज्ड नहीं हो सकती, संकेंद्रित नहीं हो सकती। स्टेट यानी सरकार ऐसी कोशिश करेगी, राज्य ऐसी कोशिश करेगा। तो अगर इस बात को लागू कर दिया जाए कानून बनाकर कि संपत्ति किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं है, जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होंगे, तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में ये कहकर कि आर्टिकल 14 और 19 को ये वायोलेट कर रहा है। यानी अगर किसी की संपत्ति छीनकर बांट दिया जाएगा सब में, तो सरकार ऐसा कानून अगर लाती है, कल्पना हम कर सकते हैं, तो इसे चैलेंज नहीं कर सकते। तो मोटे तौर पर इससे बात निकल कर आती है कि अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में टकराव होगा तो प्रायोरिटी दी जाएगी डीपीएसपी को, नीति निदेशक तत्व को। ये बात स्थापित की, ये बात इस्टेब्लिश्ड की 31C ने, जिसे जोड़ा गया 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा। इसी संदर्भ में एक फेमस केस है वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। वामन राव वर्सेस भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 31C है वो पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल है, पूरी तरह संवैधानिक है। तो आज हमने आर्टिकल 29 के क्लॉज 1 और 2 पढ़े, आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 और 2 पढ़े, आर्टिकल 31 का क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी पढ़ा, 9 शेड्यूल पढ़ा, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के प्रोविजंस पढ़े, 9 शेड्यूल के बारे में सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट का प्रेजेंट में क्या इंटरप्रिटेशन है, हमने इसको पढ़ा। हमने 2 फेमस केस पढ़े, एक सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद वर्सेस गुजरात स्टेट जो आर्टिकल 30 से रिलेटेड था, और दूसरा केस हमने पढ़ा वामन राव बनाम भारत संघ। हमने माइनॉरिटी की डेफिनेशन पढ़ी कि भारतीय संविधान किस प्रकार से 2 तरह की माइनॉरिटी की बातें उसमें होती हैं। मेनली एक ही तरह की माइनॉरिटी का तो उसने डिस्कशन भी किया है जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। तो इस तरह की बातें हमने पढ़ी। तो होपफुली कि आज का लेक्चर काफ़ी फायदेमंद आपको मिलेगा। आप इसे देखें, पॉज करके देखें। इसके बाद हम आर्टिकल 32 को शुरू करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। देखो अब हम फंडामेंटल राइट के अंत में चले आए हैं, तो 2 या 3 लेक्चर में हार्डली हम इसे समाप्त कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।